अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रांसमिशन ग्राउंड ज़ीरो में खुशामदीद। मैं हूँ अंजला इज़्ज़ान। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज का इंकशाफ भारत के ऐवान इक़्तिदार में ज़लज़ला ले आया है। हालात बदल रहे हैं और इस बार भारत को लेने के देने पड़ चुके हैं। ऐसा धमाका खेज़ इंकशाफ सामने आया है कि मोदी सरकार के पैरों तले ज़मीन निकल चुकी है। जी हाँ, भारतीय जनरल MV कुमार ने पहलगाम वाक़े पर वो सच बोला है जो भारत बरसों से छुपाता आया है। अपनी ही फौज के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब किया और फिर जवाबन मोदी सरकार ने जनरल को ही बाहर निकाल दिया है। क्या पहलगाम हमला एक सोचा समझा भारतीय ड्रामा था? क्या खित्ते में एक और जंग की तैयारी हो रही है? पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टूक पैगाम भी आ चुका है। अगर हमारे वजूद को खतरा हुआ तो जौहरी हथियार इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटा जाएगा। और इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मुसालहत की पेशकश की है और दुनिया के बड़े इदारे, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फिर अमरीकी हुकाम हो, सभी भारत के बयानिए को झूठा ही करार दे रहे हैं। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश कर दी है और अमन का पैगाम दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत सच सुनने को तैयार है? और दूसरी जानिब भारत की जानिब से राफेल तैयारों की नई खरीदारी, मिसाइलों की तैयारी और जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है। खित्ते का अमन खतरे में है और आज ट्रांसमिशन में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि भारत जो हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश कर रहा है वो हक़ाइक़ दरअसल हैं क्या। हमें जी ट्रांसमिशन में आज ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अहमद हसन अल अरबी माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नगमाना हाशमी साहिबा साबिक़ सफ़ीर हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगी। और हुर्रियत रहनुमा हैं अब्दुल हमीद नून साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जी हम बढ़ते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद नून साहब मौजूद हैं और नगमाना हाशमी साहिबा मौजूद हैं। अब्दुल हमीद साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। कहिएगा कि कश्मीर का जो मकबूजा कश्मीर का जो इलाका है, 7 लाख की डम्बू फौज मैं कहूँगी जो कि इस इलाके पर तैनात की गई है, उन्हें यही नहीं पता कि सबसे पहले हमें इस इलाके को कंट्रोल करना है, LOC पे बाद में जाना है। तो अभी कश्मीर में जो सूरत हाल बन चुकी है वो आप कैसी देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह कि ये 7 लाख फौज नहीं है बल्कि 1.5 मिलियन ऑक्यूपेशनल फोर्सेज हैं ये। अच्छा। और ये श्रीनगर यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है राव फरमान, उन्होंने अपने रिसर्च में पॉइंट आउट किया कि इनकी फोर्सेस जहाँ इनकी जो रेगुलर आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस लद्दाख, जम्मू, उधमपुर, राजौरी और वादी के इलाकों में जहाँ भी रहती है, और ये 1.5 मिलियन है। इसमें जो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आती है, CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या इस तरह से VDC है, बिल्कुल 1.5 है। तो वही जहां पिछले 35 साल से ये मुसलसल अपने फौजियों का इजाफा वहां कर रहे हैं और फिर नॉर्मलसी की बात करते हैं, फिर ये नए कश्मीर की बात करते हैं, फिर ये डेवलपमेंट की बात करते हैं और यूनियन टेरिटरी के बाद ये कश्मीर को फतह करने की बात कर रहे हैं। लेकिन कल उसका वो बयानिया धड़ाम से गिर गया, ज़मीन बोस हो गया जब पहलगाम में ये सानिया हुआ। अगरचे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इनकी फोर्सेस का रचाया था, तो वही मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान सियासी फ़वाइद के लिए ऐसे हरब इस्तेमाल करता है, इस तरह की बात करता है। कश्मीर के अंदर अगर आप देखें हर घर के बाहर फौजी है, हाँ, ऐसे है। हर नाके पे, हर चौराहे पे आप भारतीय फौजियों को पाएंगे। तो वहीं ये इनकी एजेंसियों का, इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस का फेलियर है। कल भी पहलगाम कश्मीरियों के घरों को तबाह किया यात्रा गया, की तरफ भी जाता है। जी हाँ, कल भी 3 कश्मीरी घरों को तबाह किया गया और फिर इंडियन मीडिया ने क्लेम ये किया है कि हमने टेररिस्ट हाउसेस को तबाह कर दिया। बिल्कुल, ये सारा झूठ है, ये दुनिया को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। 1 दर्जन के तकरीबन घरों को बारूद से उड़ा दिया गया है। 2000 लोग गिरफ्तार हैं। क्या वो सारे इसमें इन्वॉल्व थे? इन्होंने जाली मुकाबले रचाए। उड़ी में 2 नौजवानों को मारा कि वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, लेकिन जब उनकी आप कपड़े देखेंगे, उनके जूते देखेंगे, वो लोकल वहां के थे। बिल्कुल। और ये पहलगाम वाकया जो है बांदीपोरा में सबूत है कि भारतीय फौज को कश्मीर से कोई गरज नहीं है। वो कश्मीरियों की जानो माल पर कब्जा करना चाहते हैं, उनकी इज्जतें पामाल करना चाहते हैं और दरहकीकत उन्होंने कश्मीरियों पर कब्जा करना है। नगमाना हाशमी साहिबा हमारे साथ हैं। नगमाना साहिबा, सबसे पहले ये मुझे बताइए कि आज जो भारतीय जनरल ने इंकशाफ किया है, हंसी आती है सारे मामले को देख के। भारतीय जनरल जो कि हाजिर सर्विस जनरल हैं, वो ये कह रहे हैं कि इट वाज एन इनसाइड एक्ट, जिस पर मोदी सरकार ने उन्हें बरतरफ कर दिया। और फिर वो धमकियां लगा रहे हैं कि अगर मुझे बरतरफ किया जाता है तो मैं फिर बाकी जो मावराए अदालत मुझे इक़दामात उठाने का कहा गया है वो भी बताऊंगा। तो वो जो इक़दामात हैं वो यकीनी तौर पर पहलगाम या पुलवामा तक तो महदूद नहीं होंगे। किन इक़दामात की तरफ इशारा था?
जी बहुत शुक्रिया। आपने देखा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस तो अब उन्होंने अपना वतीरा बना लिया है। एग्जैक्टली। और हालांकि बार बार ये बात एक्सपोज हो चुकी है इंडिया की कि इसमें पाकिस्तान की और किसी मुल्क की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मोदी सरकार पे आपको पता है कि प्रेशर पड़ता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, तो वो हमेशा इस बात का सहारा लेते हैं कि पाकिस्तान थ्रेट को वो उसमें आग लगा दी जाए और उसका शोर मचा दिया जाए, ताकि जो लोग उनके खिलाफ हैं वो जरा इकट्ठे हो जाए। और ये पहली बार नहीं है कि किसी इंडियन जर्नलिस्ट ने या जनरल ने या और नो जो उनके ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस बात की तरफ इशारा न किया हो कि ये जो कुछ हुआ है यहाँ या जो पहले होता रहा है उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का अपना कसूर भी है और उसके अपने लोग भी इन्वॉल्व्ड है। क्योंकि ये बिल्कुल एक एग्जैक्टली, अब बिल्कुल मानी हुई बात बिल्कुल। है कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है इंडियन फोर्सेस में। आपने देखा होगा जब 2002 में कॉन्फ्रंट्रेशन हुई थी और जी। आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट था हमारी फोर्सेस का उनका, तो बहुत ज्यादा आपने देखा था कि उसमें लोग अबैंडन रहे थे, खुदकुशियां कर रहे थे और अपने ही एक उनमें फटीक आ रही थी। तो अब उस तरह जैसे वो इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि जी उनकी फौज जो है वो बड़ी यूनाइटेड है और शायद वो चीन से भी लड़ लेगी और पाकिस्तान से भी लड़ लेगी और टू फ्रंट वॉर भी कर लेगी, उसका सारा जो भांडा जो है वो अब फूट गया है। क्योंकि अब इंडिया के अपने अंदर लोग सवाल एग्जैक्टली पैदा बिल्कुल। करना और यूनिटी का तो उठाने सवाल शुरू ही हो गया। पैदा नहीं खास होता तौर पे देखें, नगमाना साहबा, यूनिटी का तो सवाल ही देखिए पैदा खास नहीं तौर होता। पे हम देखते हैं कि फ्रस्ट्रेशन इस लेवल तक आ चुकी है कि जो भी इंटरनेशनल सर्वेज होते हैं उसमें ये बताया गया है कि भारतीय फौज के जो जवान हैं वो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुई हैं। खुदकुशी की तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा भारतीय फौज में पाई जाती है। और अभी इस वाक़े के बाद बहुत से फौजी जिन्होंने रिज़ाइन भी किया है। देखिए मैं जो अपनी बात पूरी करना चाह रही थी वो ये है कि ठीक है और भी ये बात करते हैं, लेकिन एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल का ये कहना कि ये इंटरनली हुआ है और इसमें कुछ अनासिर अंदर से इन्वॉल्व सॉर्ट है। ऑफ इम्प्लिकेटेड ट्रू। है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका मतलब है कि विद इन दी आर्मी या विद इन दी आर्म्ड फोर्सेस या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो सारे लोग शायद एक पेज पे नहीं नहीं है। है। और एग्जैक्टली। शायद सारे जो हैं वो ये जो जिंगोइस्टिक एक एटीट्यूड है नरेंद्र मोदी का, जो बिल्कुल ना खित्ते में काबिल कबूल है ना इंटरनेशनली काबिल कबूल है, शायद उससे वो उसके पीछे नहीं खड़े हुए। तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया है। और हमें चाहिए कि हम भरपूर तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बावर कराएं कि देखिए उनके अपने सर्विंग जनरल्स, उनके जर्नलिस्ट या उनके जो अपने सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो जब इस बात की निशानदेही करते हैं कि जी पाकिस्तान या और किसी मुल्क पे इल्जाम ना लगाइए, आप पहले अपने अंदरूनी हालात को देखिए, तो वो उनको बैन कर देते हैं, जलावतन कर देते हैं। अब पाकिस्तान के आपने देखिए मीडिया पे उन्होंने एग्जैक्टली पाबंदियां लगा दी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। भाई अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि जी आपका नैरेटिव बिल्कुल 100% है और बिल्कुल इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, तो आप क्यों नहीं चाहते कि बिल्कुल ऐसे आपके ये लोग जो सरकार और है वो एक फौज जो है काउंटर वो ये नैरेटिव पेश पर सुने। दिखाई नहीं देती। हाँ एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जी अच्छा, साथ साथ ये है कि सियासी बयानबाजियां जो हैं वो इस हद तक होती हैं कि हमने तोपी सीधी कर ली और बस जो है बस हमले की तैयारी की जा रही है, लेकिन एंड में जो अपने फौजी होते हैं वही हाथ खड़े कर देते हैं, रेजिग्नेशन सामने आ रहे होते हैं और फिर यहीं से इंकशाफात का सिलसिला आगे बढ़ता है। हमीद साहब मुझे ये कहिएगा कि आज एक क्वाडकॉप्टर को भी दरअंदाजे से रोका गया। क्या भारत ये समझता है कि हमारे जो फौजी हैं वो सरहद पर लुड्डू खेलने के लिए बैठे हैं और अगर हमने कहा है कि किसी भी दरअंदाजी का भरपूर जवाब दिया जाएगा तो सिर्फ बात की हद तक दिया गया है, वो हमें नज़र आया है सामने कि भरपूर तरीके से जवाब दिया गया, तो किस खुशफहमी का शिकार था भारत? सोचा नहीं पहले क्वाडकॉप्टर भेजने से पहले उन्होंने? देखें, जंग का नाम सुनते ही भारतीय फोर्सेस के पसीने छूट गए और शुमाली कश्मीर में इन्होंने अपने 5 फौजी मार दिए और नादर्न क्रॉप्स के कमांडर ने छुट्टी ले ली है। तो यही आप अंदाज़ा लगाएं कि इनके मॉरल डाउन है
और इससे पहले भी शदीद जब किस्म के ड्रामे। पुलवामा ड्रामा हुआ था तो उसमें भी इन्होंने अपना हेलीकॉप्टर गिरा दिया था। जी हाँ। तो ये बौखलाहट का शिकार हैं और ये शरंगेजी कर रहे हैं और जंग के काबिल तो है नहीं है। इनकी जो फोर्सेस हैं मकबूजा कश्मीर में उनके टोटली मॉरल डाउन है, वो खुदकुशियां कर रहे हैं। आए रोज हम सुनते हैं कि भारतीय फौजी ने खुदकुशी की है। निहत्ते लोगों को मारने में ये बड़े माहिर है। जंग के काबिल नहीं है ये लोग, ये जंग नहीं कर सकते हैं और मुकम्मल तौर पे इनकी फोर्सेस शिकस्त से दो चार है। तो वहीं ये शरंगेजी कर सकते हैं। कोई मिस एडवेंचर अगर उन्होंने सोचा भी, मैं आपको बताता चलूं कि माजी में जो इनको सबक मिला है आज का जो है ना वो नतीजा मुख्तलिफ होगा। तो वहीं मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तो जंग नहीं चाहता और इन्होंने जो इश्तियाल अंगेज़ी और इन्होंने जो कशीदगी को हवा दी है और अगर इन्होंने कोई इस तरह की बात की तो मकबूजा जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर दोनों अतराफ के कश्मीरी पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होंगे, पाकिस्तानी फौज के साथ होंगे और हमारी कौम जो है छतों पे जाकर लड़ने वाली कौम है। ये तो बुज़दिल है, इनके अंदर तो कोई हिम्मत नहीं, कोई हौसला नहीं है। तो लिहाजा जंग के लिए जो है ना हम अगर तैयार हैं और अगर कोई इस तरह की बात की है तो दोनों अतराफ के कश्मीरी भी पाकिस्तान के साथ होंगे और पाकिस्तानी कौम भी अपनी फौज के साथ होगी। तो वहीं ये कोई शरंगेजी कर सकती है, कोई इस तरह का बिल्कुल कोई फॉल्स फ्लैग और ऑपरेशन अगर और भी ये हमीद कर साहब सकता कोई है। कोई चपकले तो चल वहीं भी रही हमें थी तैयार पाकिस्तानी रहना होगा। अवाम में सियासी चीज़ों को लेकर, तो वो भारत ने एक ऐसा किरदार अदा किया है कि पूरी कौम को एक दफ़ा फिर से यूनाइट कर दिया है और पूरी कौम मुत्तहिद होकर पाक फौज के साथ खड़ी है शाना बशाना। नगमाना साहिबा मुझे ये कहिएगा कि अभी हमीद अच्छा, साहब ने उसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर में जो इन्होंने 5 अगस्त के बाद जो इन्होंने लोगों को दबाया था, अब कश्मीरी भी यूनाइट हो गए हैं, कश्मीरी भी उठ खड़े हुए हैं और ये हिंदुस्तान को बैकफायर हुआ है। Exactly, तो बिल्कुल लिहाजा पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम एक कौम है और इंशाल्लाह हम शाना बशाना इसको शक से 5 दो चार अगस्त का आपने करेंगे। जी। जिक्र किया, आपको लगता है हमीद साहब कि अब ये वाला मामला भी इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा जोर पकड़ सकता है कि कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया था, अब इस पर भी आलमी ताकतें सोचेंगी? क्योंकि पहले तो सबने चुप साध रखी थी और इस तरह से कोई खातिर खा जवाब नहीं आया था आलमी ताकतों की जानिब से। अब आपको लगता है कि इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद ये मामला भी एक दफ़ा फिर उजागर हो सकता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर का जो कजिया है ये बैनुल-अक़वामी अहमियत का हामिल कजिया है। हाँ। और अक़वाम मुत्तहिदा में भारत ने तहरीरी तौर पे एक एग्रीमेंट के जरिए यूएन चार्टर की तामील की बात की है, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की तामील की बात की है। और जो करारदाद 91 है, हिंदुस्तान को वो किसी भी सूरत इजाज़त नहीं देती है कि वो कोई भी गैर कानूनी इक़दाम करे। अब इससे पहले 3 जंगें तो हो चुकी है कश्मीर पे और उन्होंने इससे पहले भी पुलवामा का ड्रामा रचाया, इसी तरह से छठी सिंहपोरा का ड्रामा रचाया, उड़ी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, अब पहलगाम में किया, जिस तरह से पार्लियामेंट का ड्रामा रचाया। तो मसले कश्मीर तो बैनुल-अक़वामी सतह पे तस्लीम शुदा मसला है। तो लिहाजा हिंदुस्तान इसकी अहमियत को, इसकी हैसियत को तब्दील नहीं कर सकता है। तो लिहाजा बैनुल-अक़वामी बरादरी को चाहिए, जहाँ एटमी ममालिक आमने सामने है, खुदा न खास्ता अगर जंग छिड़ गई तो पूरी दुनिया मुतासिर हो सकती है। तो लिहाजा इसकी नज़ाकत को समझना होगा, इसकी संगीनी को, इसी हिसासियत को समझना होगा बैनुल-अक़वामी बरादरी को। बिल्कुल ऐसे। तो लिहाजा ये मसला दब नहीं सकता है। हिंदुस्तान जो भी इक़दाम करे, जो भी गैर कानूनी कदम उठाए, कश्मीर की अहमियत को खत्म नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली। नगमाना साहिबा ये कहिएगा कि आज भारत ने अपने ही 5 फौजी जो हैं मार दिए, सिख फौजियों को कत्ल किया गया और उन्हें, मुझे लगता है हर जगह ही सुबह जब वो सोकर उठते हैं तो शीशे में पाक फौज दिखाई दे रही होती है, अपने फौजियों में भी उन्हें पाक फौज ही दिखाई देती है। तो क्यों इस कदर बुखलाहट है कि अपने ही फौजी मारे जा रहे हैं? देखिए, इसमें सिर्फ मेरा ख्याल है उनके अपने फौजियों का कसूर नहीं है, ये उस वॉर हिस्टेरिया का कसूर है और इतना उसको हाइप क्रिएट कर दी गई है और इमोशनल्स को इतना ऊपर वो बॉयल करके ले गए हैं कि नेचुरली जो बॉर्डर पे खास तौर पे उनकी फौज तैनात है वो भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंडर तो डेफिनेटली। और दूसरी बात ये है कि आई डोंट नो आप एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, बट मेरा तो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखें, बहुत अच्छी तरह हिंदुस्तान में जिन लोगों में ज़रा भी कॉन्शियस है और जो लोग ज़रा भी सोचते समझते हैं और इन चीज़ों पे गौर करते हैं,
तो उनमें एक परेशानी जरूर है, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि पिछले 10 साल में किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इतनी नेगेटिव पॉलिसीज की है कि अपने लोगों ही को नहीं बख्शा। और एक वो हिंदुत्व धुंध में जो है वो धुन में चले जा रहे हैं कि जी जो उनके रास्ते में चीज आ रही है उसे वो अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। लेकिन क्या पूरी इंडियन कौम उनके साथ है? आई डोंट थिंक सो। और इसका सबूत बड़े देखें जी, इसका सबूत आपको उनकी थर्ड टर्म के इलेक्शंस में मिल गया कि सबसे कम वोट उनको थर्ड टर्म में मिले हैं। सो नेचुरली अब और फोर्थ टर्म तो उनका मुझे नहीं लगता कि मिलेगी किसी सूरत भी। तो उनके पास यही अब 3-4 साल है कि जिसमें वो चाहते हैं कि कोई अपनी बड़ी लेगेसी जो है वो छोड़ के जाए। और उनको चाहिए कि अगर लेगेसी छोड़ के जानी है तो, और हिंदुस्तान और इस खित्ते का उनको कोई फिक्र है, अमन की लेगेसी छोड़ के जाए। ये जंग की और टेररिज्म की और एक पूरे खित्ते को बर्बाद करने की लेगेसी की तो ना छोड़ के जाए। लेकिन इससे उनके अपने लोग भी आप देखें अब इफेक्ट हो रहे हैं। एंड आई टोटली एग्री विद अब्दुल्ला साहब कि उनकी फौज में बिल्कुल इस तरह अब दमखम नहीं है। आपने देख लिया था जिस तरह दोलकम में भी उन्होंने मार खाई थी बुरी तरह चीनियों के हाथ से, तो उनको बहुत अच्छी तरह पता चल गया था। और अभी तक उनका बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो चाइनीज के साथ फाइनलाइज तो नहीं हुआ, खत्म तो हुआ। और उनको भी सोचना चाहिए कि अगर इसी तरह वो लोगों पे इल्जाम देते रहते तो चीन भी एक थर्ड पार्टी है कश्मीर के डिस्प्यूट में, जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था 2 दिन पहले मुकम्मल तौर पर एग्जैक्टली वाजे किया है कि कुछ भी हो वो पाकिस्तान की पॉलिसी के साथ है और हम वक्त तैयार है। ये भी और अदरवाइज वो खुद पार्टी है, वो खुद पार्टी है इसके, और वो अपने मफादात को भी कश्मीर में इस तरह तो नहीं ओवरकम होने देंगे। तो ये सब बातें उन्हें सोचनी चाहिए। और एक बात और ये अब्दुल्ला साहब ने कही और बिल्कुल ठीक कही कि, लेकिन उसको मैं लिंक करना चाहती हूँ इस वाकये के साथ। देखें इस मिस एडवेंचर से वो चाहते थे कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडिया की सरजमीन पे खड़े होके वो ये वाकया करवाएं और वो कह दें कि देखो जी पाकिस्तान जो है वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करवाती है और हम इंडिया के साथ हैं। लेकिन उनको वो उल्टा पड़ गया, क्योंकि उनके वाइस प्रेसिडेंट ने बिल्कुल कहा, उन्होंने कहा हम बड़ा न्यूट्रल, बिल्कुल उनका बड़ा न्यूट्रल स्टेटमेंट था। और भारत इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि माजी में उनके फेवर ना की बयानबाजी जो है वो अमेरिका की जानिब से आती रही है। लेकिन इस बार तमाम दुनिया ने, पूरी दुनिया ने उनके इस पिटे हुए बयानिए को मानने से इनकार कर दिया। नाज़रीन हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई करते हुए मज़ीद 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है और रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह की कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की जा रही है। नगमाना साहिबा कहिएगा कि भारत के लिए ये भी एक वाज़ेह पैगाम है, भारत यही से कुछ सीख ले कि ऑपरेशन किए किस तरह से जाते हैं, दहशतगर्दों को मारना होता है, अपने फौजी नहीं मारने होते हैं। जी आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जैसे पहले बाकी अब्दुल्ला साहब ने भी कहा कि उनकी बौखलाहट का इतना आलम हो गया है कि वो समझते हैं कि उनको हर जगह पाकिस्तानी ही नजर आते हैं। और मैं उससे पहले आपको ये कहना चाह रही थी, खासतौर पे जहाँ कश्मीर का ताल्लुक है, तो देखिए काफ़ी अरसे से इंडिया जो है एक ही बात कहता आ रहा है कि जी कश्मीर जो है वो भारत का अटूट अंग है और ये हमारा इंटेग्रल पार्ट है और ये बायलैटरल हमारा इशू है, अगर है भी तो, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये इस दफ़ा जो इन्होंने भौंडी हरकत की है और अपने ही इतने लोगों को मरवाने के बाद भौंडी हरकत की है, तो उसका नतीजा ये निकला है कि ना सिर्फ अमेरिका, यूरोप, अक़वाम मुत्तहिदा, पूरी दुनिया ने एक दफ़ा फिर इस बात को रीट्रेट कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत ही क्लियर अल्फाज में अपने इंटरव्यू में कहा है कि ये कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात का मेन मसला है वो कश्मीर है और कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है और ये एक इंटरनेशनल इशू है। तो वो जितना भी नैरेटिव बना रहे थे कि और कोशिश कर रहे थे कि किसी की मीडिएशन वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसी बेसिस पे इन्होंने अपना इंटरनल पार्लियामेंट का बिल पास करके
कश्मीर की जो एक स्पेशल पोजीशन थी उसको खत्म कर दिया, और अब वहाँ जबरदस्ती आप देखिए कि वो जो डेमोग्राफिक्स है उसके वो चेंज करना चाहते हैं। उनकी जो ओनरशिप है कश्मीरियों की कश्मीरी लैंड के ऊपर, उसको वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, और कोई दुनिया नहीं बोल रही थी। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त एज पे है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखिए हालात इस वक्त खराब हैं। कई जगह जंगें चल रही हैं, पाकिस्तान, चीन का, अमेरिका का कंपटीशन जो है वो दोनों तरफ से मैनेज करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए। तो बिल्कुल कोई दुनिया में इस वक्त ये नहीं चाहता कि ये एक और साउथ एशिया में दो न्यूक्लियर पावर्स का जो है वो फाइट शुरू हो जाए। तो इनका सबसे बड़ा मेरे नजदीक ये हरकत करके जो नुकसान हुआ है, वो हमारा नैरेटिव जो था कि ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, इसको इंटरनेशनल लॉज के अंदर इसको हल करना चाहिए, और ये बायलैटरल डिस्प्यूट नहीं है। आपने अभी जिक्र किया डिस्प्यूटेड एरिया का, आपने जिक्र किया, और अब तो ये दुनिया पे जाहिर हो चुका है कि इस डिस्प्यूटेड एरिया पर जो उन्होंने अब एक्सेप्ट किया इंडिया जो 75 सालों से इस नैरेटिव की बहुत बड़ी जीत है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब आपको लगता है कि इस डिस्प्यूटेड एरिया पे इंडिया जितने 75 सालों से जो खेल रहा है, वो उसका बयानिया तो बुरी तरह से पिट चुका है, और अब इसी मसले को वो हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि फ़लस्तीन के झंडे जलाए जा रहे हैं, और पहलगाम वाक़या भी जब शुरू हुआ तो उन्होंने यही कहा कि जिस दहशतगर्द आए हैं, टहलते टहलते उन्होंने पूछा कलमा सुना, वो नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी, उसके बाद फायरिंग की गई है। तो अब ये इसको हिंदू मुस्लिम जंग की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, वो भी इसलिए कर रहे हैं कि इस वक्त मोदी साहब का जो अपना इंटरनल एक उन्होंने अपना हिंदुत्व की पॉलिसी इंडियन लोगों पे थोपना चाह रहे हैं। इंडियन का नेशन का इथोस जो है वो फंडामेंटलिस्ट नहीं है, वो एक मल्टीकल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस और सेक्युलर सोसाइटी को उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाया हुआ था, जिसको अब मोदी साहब ने आपने देखा है कि कंप्लीटली खत्म कर दिया है। तो क्योंकि उनको बहुत बड़ी इस दफा सॉर्ट ऑफ डिफीट ही हुई है इलेक्शंस में कि इतने कम उनको वोट मिले हैं, दैट मीन्स के जो लोग हिंदुस्तान के हैं उसमें चाहे सिख हों, चाहे हिंदू हों, चाहे और माइनॉरिटी हो, मुसलमान और क्रिश्चियंस, उन्होंने इस नैरेटिव को मार दिया है कि जी ये उनको एक्सेप्टेबल है कि आप कम्युनिटीज को उनके रिलीजन की बेसिस पे इस तरह परसिक्यूट करें, और इसीलिए उनको इतना देखिए वोट नहीं मिला। बिकॉज वहाँ के मुसलमान भी जिस तरह के हिंदू जो है वो पाकिस्तानी हैं, सिख जो यहाँ रहते हैं वो पाकिस्तानी हैं, क्रिश्चियंस जो रहते हैं पाकिस्तानी हैं, इसी तरह इंडिया में रहने वाली माइनॉरिटीज अपने आप को इंडियंस कहती हैं, और उनमें वो ये एक फूट डाल के एक इसको हिंदू रियासत बनाना चाहते हैं, और मकामी अफसोस पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है। इस सारे सूरत हाल में मकामी अफसोस ये है कि वो बेचारे जो वहाँ पे रहने वाली माइनॉरिटीज हैं वो खुद को इंडियन समझते हैं, लेकिन वहाँ की सरकार ने उन्हें कभी इंडियन नहीं समझा, उन्हें हमेशा मजहबी इंतहा पसंदी का निशाना बनाया। उनके साथ बाकी कम्युनिटीज पहले नहीं शायद खड़ी होती थी, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के साथ बाकी कम्युनिटीज को भी टारगेट किया है, तो अब मोदी साहब के अगेंस्ट जो नॉर्मल सेक्युलर हिंदूज हैं, समझदार हिंदूज हैं, वो और बाकी सारी माइनॉरिटीज एक पेज पे आ गई हैं। और इस सारी सूरत हाल के बाद अब जो भारत दावा करता रहा है सेक्युलर स्टेट होने का, अब ये दावा करने की उन्हें जरूरत है, और अगर करते भी हैं तो फिर उन्हें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि खुद को सेक्युलर स्टेट होने का दावा ना करें। अहमद साहब ये कहिएगा कि आज इंडियन मीडिया पर एक खबर चली, उनके नेशनल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि अब इंडिया को चीन और तुर्किया से भी बहुत सारे खदशात का सामना है, और वो वजह ये है कि चीन से जो हमने लेटेस्ट मिसाइल हमने लिया PL-15, वो टेक्नोलॉजी जो है वो उससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए हैं। तो क्या अभी पाक फ़ौज उनके लिए कम थी जो चीन और तुर्किया से भी खौफज़दा हो गए? Because those missiles have a longer range than the ones that Indians have. जी अहमद साहब, आपसे मैं पूछना, आपको आवाज़ आ रही है तो बताइएगा, आपको आवाज़ आ रही है? अहमद लूम साहब से मेरे ख्याल से हम डिस्कनेक्ट हुए हैं, दोबारा कनेक्ट करते हैं। नगमा जी कंटिन्यू कीजिएगा बात को। मैं नगमाना मेरा नाम है जी। सॉरी नगमाना साहब, सॉरी जी।
देखिए पहले वो चीन से इस तरह नहीं डरते थे। उनके दिमाग में वो 50-60s वाला चीन है। चीन अब 50-60s वाला नहीं है, ना इकोनॉमिकली ना पॉलिटिकली, और डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकली और मिलिटरीली अब वो बहुत एक डिफरेंट कॉम है। और इंडिया को ये बहुत अच्छी तरह इल्म है कि वो चाइनीज टेक्नोलॉजी को के तो भी दूर दूर कहीं करीब नहीं है। और ये जो चाइनीज से हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिली है, जो उनके पास मिसाइल्स है। आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन एंड आई एम नॉट अ मिलिट्री पर्सन, बट मेरी जो अपनी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हमें इस पे कम से कम 50 किलोमीटर्स की ये ज्यादा है इसका, और प्रिसीजन भी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है 100 किलोमीटर ज्यादा है नगमाना साहिबा। जी जी हाँ, as I said, I'm not a technical person, but I know कि इसकी प्रिसीजन भी ज्यादा है और इसकी जो रेंज भी है वो जो उनके पास मिसाइल्स है उनसे ज्यादा है। सो नेचुरली, और दूसरे उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान चाइना का अब स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, जो टाइम टेस्टेड है। तो अगर 65 में भी चीन हमारे साथ था, हालांकि उनकी टेक्निकल कैपेबिलिटी इतनी नहीं थी, तो आज अगर पाकिस्तान के साथ ये जंग का वो करते हैं, इरादा करते हैं इंडियंस, तो उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान भी इस वक्त बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक एसेट्स एंड बिकॉज ऑफ इट्स वेरी शार्प एंड प्रिपेयर्ड आर्म्ड फोर्सेस, देखें ये हमें इसलिए नहीं कह रही कि वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हमारे करीब भी नहीं आती। तो जाहिर सी बात है उन्हें जब, और हमारे पास देखिए ना सिर्फ ये मिसाइल्स हैं, हमारे पास JC-20 भी है और हमारे पास J-10C भी है, और अब हमारे पास JF-17 भी है। तो हमारे पास भी अब बहुत ज्यादा कंपैटिबल इक्विपमेंट भी है, और हमारी स्ट्रेटेजिक डेटरेंस जो हमने डेवलप की, जो हमें इसीलिए देखिए पिछले 25 साल से इंडिया की हिम्मत नहीं हुई है, और होगी भी नहीं आगे, नगमाना जी होगी भी नहीं। जो उनकी कैपेसिटी है, डिफेंस कैपेसिटी है, एग्जैक्टली जो उनकी डिफेंस कैपेसिटी है, उसको देख के लगता भी नहीं है कि आइंदा भी ता दमे मर्ग ता क़यामत उनकी हिम्मत होने वाली है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने एक जंग से मुताल्लिक़ बयान दिया और उन्होंने बेसिकली ये कहा कि 2 से 3 दिन जो है वो बहुत अहम है, लेकिन इंडिया में इस बात को इस चीज़ से पोर्ट्रे किया है कि जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो कहते हैं 2 से 3 दिन में जंग लग रही है, और सोशल मीडिया पे कहीं पाकिस्तान में भी ये आरा गर्दिश करती रही कि हो सकता है कि जंग लग जाए, लेकिन बाद में ख्वाजा आसिफ ने इसको एक्सप्लेन भी किया कि मेरा कहने का मकसद ये था कि अहमियत के हामिल है 2 से 3 दिन। तो ये 2 से 3 दिन कैसे, आपको क्या लगता है किस चीज़ की तरफ इशारा था, और ये किस तरह आगे इसमें अहम डेवलपमेंट्स कौन सी हो सकते हैं? देखिए जी, वो उन्होंने कोई भी सिचुएशन जब इस तरह एक हाइप पे चली जाती है तो जाहिर सी बात है कि हम भी ऑन हाई अलर्ट हैं, और जिस तरीके से एक के बाद एक उनको सुबकी का सामना करना पड़ा है इंडिया को, खास तौर पे उनके अपने जनरल के इंकशाफ के बाद, और खुद उनके अपने बंदे उन्होंने मार दिए उसके बाद, तो ये हम इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते कि जी वो घबराहट में कोई लिमिटेड ऑपरेशन करें या किसी एक सेक्टर में थोड़ा बहुत इंकर्जन करने की कोशिश करें। तो हमें हर हालत में अलर्ट रहना चाहिए जब तक कि वो बैक ऑफ नहीं करते और उनके यहाँ ये जिंगोइज्म थोड़ा सा कम नहीं हो जाता, क्योंकि देखिए वी आर नॉट डीलिंग विद अ नॉर्मल स्टेट्समैन। मोदी साहब नॉर्मल स्टेट्समैन नहीं है, वो एक बहुत इरेटिक पर्सनालिटी है और उनका एक बहुत सख्त फंडामेंटलिस्ट किस्म का रिजिड फ्रेम ऑफ माइंड है, और इस वक्त वो हर तरफ से फंसे हुए हैं। हमारे पास टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का, बट उन पे इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत है, खास तौर पे कनाडा में जिस तरह उन्होंने टेररिज्म किया, अमेरिका में करने की कोशिश की, जिसमें ये साबित हो गया कि इंडिया जो है वो स्पॉन्सर ऑफ स्टेट टेररिज्म है। तो उधर भी देखिए अब
वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न पावर्स भी अब उनके इस बिल्कुल ऐसे है, हर जगह उन्हें हजीमत का सामना ही करना पड़ा है। ऐसे है लून साहब ने हमें एक बार फिर किसी की एरेटिक हरकत कर सकता है, तो हमें होशियार रहना चाहिए। हम होशियार हैं और हम हैं होशियार के शायद भारत को शायद मजाक लग रहा है। ये नहीं कह रहे कि कोई 2-3 दिन में हम हमला करने जा रहे हैं, वो सिर्फ इस बात को कह रहे हैं कि जी हमें होशियार रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारा दुश्मन जो है बौखलाहट और बेवकूफी के आलम में। बिल्कुल ऐसे। लून साहब ने हम एक बार फिर जाएंगे। लून साहब, आपसे मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहती हूँ। ये कहिएगा कि कश्मीरियों को रिप्रेजेंट करते हुए सारी सिचुएशन के ऊपर क्या मैसेज है आपका भी, और क्या कहना चाहते हैं आप? जी लून साहब। देखें, पहली बात यह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के जो प्राइमरी पार्टी है वो कश्मीरी है, और ये एक बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है जिसकी गवाही अक़वाम मुत्तहिदा की वो करारदादें दे रही है। तो लिहाजा हिंदुस्तान का ये कहना कि ये मेरा इंटरनल पार्ट है, बल्कि ये बायलैटरल इशू भी नहीं है, और इसकी जो प्रिंसिपल पार्टी वो कश्मीरी है, तो लिहाजा हिंदुस्तान इस चीज़ को तस्लीम करे। दूसरा ये कि ये जो दहशतगर्दी का वाविला कर रहा है, ये रियासत खुद दहशतगर्द रियासत है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में इन्वॉल्व है। इससे पहले पाकिस्तान ने इनको 6 से 7 डोज़र दिए दुनिया को कि ये देखें इसमें इनकी एजेंसियाँ इन्वॉल्व हैं, इनके उजरती कातिल इन्वॉल्व है, और मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल किया। दुनिया नहीं मान रही थी, लेकिन जब निजर का कत्ल कनाडा में हुआ, जब गुरपतवंत सिंह पन्नू पे हमला हुआ, फिर दुनिया को होश आया, और फिर I5 भी इसकी गवाह है। ये दहशतगर्दों की माँ कहलाती है। इसका तो जो तौर तरीका है, इसका वतीरा यही रहा कि प्रोपगंडा करो, दहशतगर्दी करो, और मुंह में राम राम बगल में छुरी लेके ये घूम रहा है। तो बहरहाल कश्मीरियों की जो डेडिकेशन है, जो कमिटमेंट है, जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, हम उसको नहीं भूल सकते। हिंदुस्तान जितना भी जुल्म करे, बंदूक की नोक पे, गोली की नोक पे, हमें वो यरगमाल नहीं बना सकता है। तो लिहाजा इस कजिए को जितना भी वो जल्द तस्लीम करे, ये उसके लिए बेहतर होगा। नहीं तो यहाँ जंग छिड़ सकती है, और इससे पूरी दुनिया मुतासर हो सकती है जनूबी एशिया के साथ साथ। तो लिहाजा बैनुल-अक़वामी बरादरी को चाहिए कि वो आए, हमें इंसाफ दे। इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही है, हिंदुस्तान बहुत अशद जरूरत हो चुकी है। बहुत लून साहब हमारे साथ मौजूद थे, वक्त देते नकमाना साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, मैसेज इंडिया के लिए यही है कि अगर आपने कोई बयानबाजी करनी है तो ठोस सबूत के साथ सामने आए, जिस तरह पाकिस्तान सबूत और शवाहिद पेश करता है। अपने फौजी सरहदों पर बुखलाहट में प्लीज़ ना मारें। ट्रांसमिशन का वक्त अख्ताम को पहुँचना है, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।